नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग वर्णमाला पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वर्णमाला को जानने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा भाषा की सार्थक इकाई को, जिसका नाम है वाक्य। ठीक है, भाषा की सार्थक इकाई को वाक्य कहा जाता है। देखिए सबसे बड़ा क्या होता है, वाक्य होता है। सबसे बड़ा वाक्य होता है, उसके बाद होता है उपवाक्य। ठीक है, यहाँ पर लिखा हूं मैं, पहले नंबर में होता है वाक्य, मतलब सबसे बड़ा होता है वाक्य। उसके बाद उससे छोटा क्या होता है, उपवाक्य। ठीक है, उससे छोटा होता है पदबंध, पदबंध से छोटा होता है पद, और पद के बाद आता है अक्षर, जिसको हम लोग छोटिया बड़िया पढ़ते हैं, वो अक्षर। इसके बाद आता है ध्वनि, ध्वनि के बाद आता है वर्ण। ठीक है, जिसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, वर्ण। ठीक, सबसे छोटी इकाई हम लोग बोल सकते हैं कि सबसे छोटी इकाई वर्ण को ही कहा जाता है, जिसको हम लोग आज पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप लोग बोलोगे कि सर आप बोले कि वर्णमाला पढ़ेंगे, तो वर्णमाला क्या होता है? जब आप बोल रहे हो कि वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है, तो वर्णमाला क्या होता है? तो दोस्तों आप लोग को मैं बता दूं कि वर्ण के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। जैसे छोटे आ, बड़े आ, छोटाई, बड़ाई, क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ व्यवस्थित रूप से जमाया हुआ है। ठीक है, मतलब छोटिया के बाद बड़िया ही बड़िया आएगा, क के बाद ही ख आएगा, ऐसे व्यवस्थित जमाया हुआ है। इसलिए उसको, उसके व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। और अगर एक ठो छोटिया कहूं तो क्या हो जाता है, वह एक वर्ण हो जाता है। वर्णमाला कहूं तो उसका पूरा व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कह सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए वर्णमाला को अब दूसरे तरीका से मैं बताने का कोशिश करता हूं दोस्तों। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं राम, ठीक, ये लिखा मैं राम, तो राम में हम लोग देखें तो दो ठो अक्षर है, रा और म, दो ठो अक्षर है इसके अंदर। ये क्या है, अक्षर है। राम में दो ठो अक्षर है, रा और म। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि राम में वर्ण कितने हैं, राम में वर्ण कितने हैं, तो राम में 4 ठो वर्ण हैं। जैसे देखिए र में हलंत रहेगा, मतलब आधा र, उसके अंदर से ये बड़ा आ की मात्रा जो लगा है, ये बड़ा आ की मात्रा, उसको अलग लिखेंगे जब हम लोग वर्ण काउंट करते रहेंगे। तो अक्षर में 2 ही रहता है, लेकिन वर्ण में बोल रहा हूं कि 4 हो जाता है। मतलब आधा र और फिर आ और फिर म, और म में भी हलंत और अ, मतलब म के अंदर भी एक ठो अ छुपा हुआ है। आप लोग व्यंजन के परिभाषा में कभी पढ़े होंगे कि व्यंजन उसे कहा जाता है जो स्वरों की सहायता से बोली जाती है। व्यंजन कौन होता है, जो स्वरों की सहायता से उच्चारण होता है, उसको हम लोग व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो वही है कि म के अंदर भी एक ठो स्वर छुपा हुआ है। कौन सा स्वर छुपा है, अ स्वर छुपा हुआ है। तो हम लोग का कितना स्वर हो गया, आधा र और बड़ा आ और आधा म और छोटा अ, ये सभी मिलकर क्या होते हैं, राम बन जाते हैं। मतलब हम लोग का वर्ण कितना हो गया, 1 2 3 4 ठो वर्ण है इसके अंदर। समझ गए होंगे वर्ण किसको कहा जाता है, अक्षर किसको कहा जाता है। और अक्षर में बोला कि 2 ठो रा और म होता है। ठीक है, चलिए आगे मैं बताता हूं। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे वर्ण, में अभी तक बता रहा था, लेकिन इसको 2 भागों में बांटा जाता है, स्वर और व्यंजन। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊंगा स्वर। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, स्वर हम लोग चालू करेंगे। तो स्वर टोटल मिलाकर 13 ठो स्वर होता है। ठीक है, देखिए कौन कौन सा होता है। तो होता है अ, आ, ई, बड़ाई छोटाई है ना, इसके बाद छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और फिर री, फिर इसके बाद ए, ओ, औ, अम और आहा।
ठीक है, ये 13 ठो स्वर होते हैं हिंदी में। ठीक है, देखिए गिन के बताता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 स्वर होते हैं। लेकिन दोस्तों अगर मैं बोलूं कि स्वर 10 भी होता है, स्वर कितना होता है, 10 भी होता है, स्वर 11 ठो भी होता है। ठीक है, 13 स्वर गिन के बताया मैं, वास्तव में 13 स्वर होते हैं, लेकिन कहीं ऑप्शन में दिया कि स्वर की संख्या पूछ रहा है और 11 स्वर दे दिया, 13 ऑप्शन में है ही नहीं, तो आप लोग क्या करोगे। मतलब मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि स्वर की संख्या 10 भी होती है, स्वर की संख्या 11 भी होता है। चलिए वो कैसे, देखिए हम लोग देख लेते हैं पहले स्वरों की संख्या 11 कैसे माना जाता है। तो दोस्तों ये अंग जो है ना और ये आहा जो है उसको स्वर की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। अंग को इस बिंदु से दर्शाया जाता है ऐसा, और इसको बोला जाता है अनुस्वर। क्या बोला जाता है, अनुस्वर। अनुस्वर कहा जाता है, अंग को अनुस्वर कहा जाता है। और ये विसर्ग जो है, इस विसर्ग को क्या कहा जाता है, विसर्ग कहा जाता है। विसर्ग मतलब आहा जो होता है उसको विसर्ग कहा जाता है। और इसके परिभाषा में ऐसा लिखा रहता है दोस्तों, अनुस्वर और विसर्ग के परिभाषा में कहीं भी देखिएगा लिखा रहता है कि अनुस्वर और विसर्ग जो है वह स्वर के बाद आने वाला एक व्यंजन वर्ण है। स्वर के बाद आने वाला एक व्यंजन वर्ण है दोस्तों। तो उस स्थिति में इनको व्यंजन माना जाता है और इनका उच्चारण, अनुस्वर का उच्चारण नाक से होता है। ठीक है, तो इस स्थिति में इन लोग क्या हो जाते हैं, व्यंजन की श्रेणी में चले जाते हैं। जब इनको व्यंजन मानता है, जो क्वेश्चन बनाया है वह इनको व्यंजन मानता है, तो क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर 11 सही हो जाता है, क्योंकि उनको व्यंजन में वो ले लिया है, जो छांट रहा है वो। उस स्थिति में दोस्तों 13 ऑप्शन में नहीं रहेगा, और अगर 13 ऑप्शन में है भी तो पहले आप लोग को प्राथमिकता देना है 13 को, क्योंकि 13 स्वर वास्तव में होते हैं। लेकिन अगर 13 नहीं है ऑप्शन में तो आप लोग 11 भी मार सकते हो, 10 भी मार सकते हो, 10 भी स्वर होता है। ठीक है, 11 में दिखा दिया कि 11 किस टाइप से होता है। अब देख लीजिए दोस्तों 10 स्वर कैसे होते हैं। मैं बोल रहा हूं कि 10 भी स्वर होता है। तो दोस्तों ये री जो है ना, इस री वर्ण को संस्कृत का वर्ण मान लिया जाता है। इसको बोला जाता है, हमेशा संस्कृत शब्दों में यूज करने वाली वर्ण है, इसलिए यह संस्कृत वाला वर्ण है, इसलिए हिंदी के स्वर में इसको नहीं लिया जाता। तो दोस्तों अगर हम लोग अंग आहा मतलब अनुस्वर और विसर्ग को और री को, ये तीनों को निकाल दें तो कितने स्वर बचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठो स्वर बचेगा। ठीक है, 10 ही स्वर बचेगा दोस्तों। अब देखिए कंफ्यूजन दूर करता हूं मैं। अगर आपके क्वेश्चन में पूछे कि स्वरों की संख्या कितनी होती है और ऑप्शन में दे 10 11 12 13 सभी दे दे, 10 भी दिया है, 11 भी दिया है और 13 भी दे दिया है, तो दोस्तों उस स्थिति में आप लोग 13 को मारोगे, क्योंकि वास्तव में स्वर कितने होते हैं, 13 स्वर होते हैं। चलिए अब अगर उसमें 13 ना दे ऑप्शन में और दे दे 8 7 और फिर 11 दे दे और 14 15, तो उस स्थिति में 11 स्वर होते हैं। और अगर 13 और 11 को छोड़कर 10 को दे दे और इधर कुछ भी 15 16 स्वर ऐसे दे दे, तो आप लोग 10 भी स्वर मानोगे, क्योंकि उस स्थिति में री और अंग और आहा को छोड़ दिया रहता है। दोस्तों अब आप लोग को मैं बता दूं, स्वर का परिभाषा अगर लिखने को कोई कहे तो स्वर का परिभाषा आप लोग लिख सकते हो कि स्वर उसे कहा जाता है जिसका उच्चारण किसी विघ्न बाधा के हो सकता है। जिसका उच्चारण, जिस वर्ण का उच्चारण किसी विघ्न बाधा के हो सकता है, उसको हम लोग स्वर कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण जो होता है वह बिल्कुल स्वतंत्र होता है, जबकि व्यंजन वर्ण दोस्तों स्वरों की सहायता से ही बोला जा सकता है। बिना स्वर के व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है।
मतलब कोई भी व्यंजन में जैसे क हो, ख हो, ग हो, च हो, सब में स्वर मिला ही रहता है। स्वर का मतलब अ छुपा ही रहता है स्वर, तभी उसका उच्चारण संभव है व्यंजन का। लेकिन स्वर में ऐसा स्थिति नहीं है, ये स्वतंत्र होता है, बिना विघ्न बाधा के इसको उच्चारण किया जा सकता है, उसी को हम लोग स्वर कहते हैं। चलिए अब हम लोग बताता हूं दोस्तों, एक ठो होता है स्वर। देखिए स्वर को ना 3 भागों में हम लोग बांट सकते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। स्वर को हम लोग 3 भाग में, अभी जितना भी बता रहा हूं सभी स्वर बता रहा हूं इस वीडियो के अंदर। अब मैं व्यंजन अगले 2 भाग बनेगा, इसका वर्ण का 2 भाग बनेगा, व्यंजन का एक और भाग बनाऊंगा। तो दोस्तों अभी जितना भी बोल रहा हूं केवल स्वर के बारे में ही बोल रहा हूं। मैं बोला कि स्वर को 3 भाग में हम लोग बांट सकते हैं। कौन कौन सा? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ठीक है, तो देखिए ह्रस्व स्वर उसे कहा जाता है, मतलब जो छोटा छोटा होते हैं ना, जैसे छोटा आ, छोटा ई और छोटा ऊ को ह्रस्व स्वर कहा जाता है। क्या? ह्रस्व। ह्रस्व स्वर किसको कहते हैं? छोटा अ, छोटा ई और छोटा ऊ को ह्रस्व स्वर कहा जाता है, और एक ठो री को भी ह्रस्व स्वर कहा जाता है। अगर आपसे पूछे ह्रस्व स्वर कितने होते हैं हिंदी में, तो दोस्तों ह्रस्व स्वर 4 ठो होता है। छोटा ह्रस्व मतलब छोटा है ना, दीर्घ मतलब बड़ा, बड़ा बड़ा स्वर को बड़ा में रखेंगे, दीर्घ में रखेंगे, और यहाँ पर बोल रहा है ह्रस्व मतलब छोटा छोटा को रखेंगे और री को भी उसमें जोड़ देंगे। ठीक है, कौन कौन सा हो जाता है? छोटा अ, छोटा ई और छोटा ऊ जो होता है वह ह्रस्व स्वर होता है। ठीक है, देखिए अब मैं बोला दीर्घ स्वर, दूसरा नंबर का दीर्घ स्वर होता है। ठीक है, तो दीर्घ स्वर उसे कहते हैं, जैसे देखिए बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ को दीर्घ स्वर कहा जाता है। ठीक है, बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ को दीर्घ स्वर कहा जाता है। हिंदी में कितने दीर्घ स्वर होते हैं? तो 3 ठो दीर्घ स्वर होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं संयुक्त स्वर। क्या मैं बोला? संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। ठीक है, संयुक्त स्वर कौन कौन सा होता है? ए होता है, ऐ होता है, ओ होता है और औ होता है। संयुक्त स्वर औ। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं? संयुक्त स्वर होते हैं। अब दोस्तों आप लोग बोलोगे संयुक्त स्वर का मतलब होता है, संयुक्त स्वर मतलब 2 ठो स्वर से मिलकर बना होता है, उसी को संयुक्त स्वर कहा जाता है। और इसमें मैं बोला कि ह्रस्व स्वर मतलब छोटा स्वर, दीर्घ स्वर मतलब बड़ा स्वर, और संयुक्त स्वर मतलब 2 ठो स्वर मिलकर बनता है, उसको दीर्घ स्वर कहा जाता है। तो ए किससे किससे मिलकर बनता है उसको भी याद रखिएगा। ए जो होता है छोटा ई, छोटा अ और छोटा ई से मिलकर, छोटा ई से मिलकर ए बनता है। छोटा अ और छोटा ई से मिलकर ए बनता है, और छोटा अ से, छोटा अ और ए से मिलकर, छोटा अ और ए से मिलकर, छोटा अ और ए वाला ए से मिलकर बड़ा ए मतलब ए बनता है। ठीक है, ओ किससे बनता है? तो दोस्तों छोटा अ और छोटा ऊ, छोटा अ और छोटा ऊ से, यहाँ पर ई बोला था, छोटा ई, छोटा अ और छोटा ई से ए बनता है। ए किससे बनता है? छोटा अ और ए से मिलकर ए बनता है, और ओ जो है वह अ और छोटा ऊ से मिलकर बनता है। और ओ किससे बनता है दोस्तों? तो छोटा अ और ओ, छोटा अ और ओ, छोटा अ और ओ से मिलकर बनता है ओ। ठीक है, चलिए अब हम लोग दोस्तों एक चीज और मैं बता दूं कि एक होता है प्लुत स्वर। ठीक है, प्लुत स्वर होता है, इसके अलावा भी एक स्वर होता है जिसका नाम है प्लुत स्वर। ठीक है, प्लुत स्वर के बारे में बता दूं दोस्तों, प्लुत स्वर का कोई पर्टिकुलर एक चिन्ह नहीं होता। जैसे अगर मैं बोलूं अ, तो अ का ये चिन्ह होता है, ऐसा लिख दिया तो आप लोग समझ गए कि ये क्या है? छोटा अ है। लेकिन प्लुत स्वर का इस टाइप का कोई चिन्ह नहीं बनाया गया है, इसका कोई चिन्ह नहीं होता है। और दोस्तों प्लुत स्वर को उच्चारण करने में 3 गुना समय लगता है। प्लुत स्वर को उच्चारण करने में 3 गुना समय लगता है। जैसे अगर मैं बोलूं ओम,
ओ अ और म, ओम। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इस टाइप का जो ये चिन्ह है उसी में से दर्शाया जाता है प्लुत स्वर को। जैसे इसमें बोला कि 3 गुना समय लगता है, तो जैसे अगर कोई भी ओम बोलेगा तो ओम ऐसे बोलता है, बहुत लंबा टाइम लग रहा है, तो ये जो लंबा समय जो खिंचाता है ये चिन्ह के कारण यही प्लुत स्वर का एक चिन्ह है मान सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर इसका कोई चिन्ह नहीं बनाया गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों एक ठो आता है अनुनासिक स्वर। ठीक है, अनुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर ये चंद्र बिंदु को कहा जाता है, अनुनासिक स्वर कहा जाता है। इस चंद्र बिंदु को याद रखिएगा। अगर आपके क्वेश्चन में आए कि अनुनासिक स्वर निम्नलिखित में से कौन सा है, छोटा छोटा ई बड़ा ई, और ये चंद्र बिंदु को दे देता है तो बहुत बड़ा गलती हो जाएगा। इसको याद रखना पड़ेगा कि इसी का नाम है अनुनासिक स्वर। दोस्तों इसके बारे में बता दूं कि ये चंद्र बिंदु जो है मतलब अनुस्वर जो है वह नाक और मुंह दोनों जगह से इसका उच्चारण होता है। अनुनासिक का मतलब चंद्र बिंदु का नाक और मुंह दोनों जगह से उच्चारण होता है दोस्तों, और इसको उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है। परिभाषा में आप लोग लिख सकते हो कि इसका उच्चारण करने में अनुनासिक का बहुत कम समय लगता है। दोस्तों इसका उच्चारण कहाँ कहाँ पे होता है, तो जैसे हम लोग बोले गांव, अगर मैं बोलूँ गांव तो इसका उच्चारण होता है नाक से हो रहा है और मुंह दोनों से, गांव गांव होता है ना। इसके बाद मैं बोलूँ कि दांत, दांत में भी अनुनासिक स्वर अर्थात चंद्र बिंदु का होता है। और अगर मैं बोलूँ आंगन, आंगन तो यहाँ चंद्र बिंदु लगता है आंगन में, याद रखिएगा। इसके बाद मैं बोलूँ सांचा, सांचा, सांचा में भी चंद्र बिंदु लगता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोग को यह वर्णमाला अर्थात स्वर चैप्टर समझ में आया होगा। अगले चैप्टर में हम लोग व्यंजन वर्णमाला पढ़ेंगे दोस्तों। इस वीडियो में इतनी, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।